जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 11 दिसंबर 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आज का एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। दो महत्वपूर्ण एडिटोरियल है जो मुझे डिस्कस करना है आपके साथ। एक तो किसान बिल को लेकर हुई चर्चा है, किसान बिल को लेकर के एक एडिटोरियल दिया हुआ वो भी हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ एक एडिटोरियल दिया हुआ है वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी पे। तो ये क्या है, दोनों पे ही हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो, कई लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर डेली न्यूज़ एनालिसिस कीजिए, लेकिन मुझे डेली समय नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता हूँ डेली न्यूज़ एनालिसिस करना, मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक दिन मैं डेली न्यूज़ एनालिसिस करूँ आप सभी के लिए, लेकिन प्रत्येक दिन मुझे समय नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, करना क्या है आपको, तो आपको ये करना है कि दैनिक जागरण का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है, जैसे मान लो आज का ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उसके बाद अन्य जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है उसको मैं इस तरह से हाईलाइट करके अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देता हूँ आपको। तो आप जाकर के टेलीग्राम चैनल से वो न्यूज़ को पढ़ लें, और दैनिक जागरण को किस तरह से पढ़ना चाहिए उसके लिए हमने कई वीडियो बनाया है। आप जाकर के कोई भी वीडियो चेक करना, जो हमने स्पेशली फोकस किया है कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को किस तरह से हम पढ़ें यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, वनडे एग्जाम के लिए, और उसी अकॉर्डिंग खुद से पढ़ने का कोशिश करें। हाँ, बीच बीच में मैं एनालिसिस करता रहूँगा। चलो आज शुरुआत करते हैं। देखो, आज का जो दिन है वो है 11 दिसंबर। 11 दिसंबर फेमस क्यों है, तो 11 दिसंबर 1946 1946 को संविधान सभा की बैठक शुरू हुई थी। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन जो है संविधान सभा के जो परमानेंट अध्यक्ष है उसका चुनाव हुआ था। संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव इसी दिन हुआ था, और इसी दिन से वो संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष चुने गए थे, जो बाद में जाकर हमारे देश के राष्ट्रपति बने। और साथ ही साथ जो कल का दिन था वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक उसके लिए स्पेशल पिक्चर अपलोड किया था। कल का जो दिन था वो ह्यूमन राइट डे के लिए इम्पोर्टेंट था। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस था कल का दिन, 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार पे एक डिक्लेरेशन साइन किया था, इसलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, राइट। तो 10 दिसंबर का थीम क्या था, ये थीम आपको याद रखना चाहिए, जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। और जिन लोगों ने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जाकर ज्वाइन कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो पहला कमेंट होगा वहाँ लिंक मिल जाएगा। देखो, वह दिन दूर नहीं अब जब दुनिया भारत को लोकतंत्र की जननी कहेगी, प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो हमारे देश में जो है नए संसद भवन के बिल्डिंग बन रहा है, और उसका क्या रीज़न है, उसका सबसे महत्वपूर्ण एक रीज़न है कि देखो, सांसदों की संख्या जो है, सांसदों की संख्या 2026 तक तो कांस्टेंट है, 2026 तक बढ़ नहीं सकता। उसके लिए ऑलरेडी हमने एक संविधान संशोधन किया हुआ, लेकिन 2026 के बाद सांसदों की संख्या बढ़ेगी, लोकसभा में भी बढ़ सकता है, राज्यसभा में भी बढ़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में उनको बैठने के लिए एक स्पेशल जगह चाहिए। और साथ ही साथ ये जो संसद भवन है ये काफ़ी पुरानी संसद भवन है, तो हमें आने वाले 100 वर्ष के लिए या 150 वर्ष के लिए एक नया संसद भवन चाहिए। अभी का जो वर्तमान संसद भवन है उसका निर्माण जो किया था अंग्रेज ने किया था, और उसका जो वास्तुकार था काफ़ी फेमस, उसका नाम है लुटियंट, उसको कहा गया। तो इसलिए जो वो जो क्षेत्र है, जो संसद भवन का क्षेत्र है, उसे लुटियंट दिल्ली कहा जाता है, राइट। तो बाकी एक बार देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है, इसको एक बार आप पढ़ सकते हैं। देखो, धर्मांतरण का मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। यूपी ने ऑलरेडी इस पे कानून बनाया हुआ, तो मध्य प्रदेश भी, अब मध्य प्रदेश ने कहा है कि जो भी मदरसा या जो भी चर्च, हम कई जगह हमने सुना है, हमने देखा है, कई जगहों पेपर में कई बार आता है कि किस तरह से चर्च को जो है विदेश से पैसा मिलता है, ब्रिटेन से पैसा मिलता है, जर्मनी से मिलता है, या अन्य ईसाई कंट्री से चर्च को पैसा मिलता है, और वो जो है, जो गरीब लोग हैं, गरीब हिंदू लोग हैं, या गरीब कह सकते हो जनजाति लोग हैं, उनको धर्मांतरण करने का काम करता है, यानी उसको कन्वर्ट कर देता है ईसाई में, उसको पैसा देके। तो मध्य प्रदेश ने कहा है कि जो भी मदरसा या चर्च धर्मांतरण में मदद करेगा उसकी ज़मीन छीन ली जाएगी। तो फर्स्ट पेज पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज नहीं था,
यहाँ भी संसद के बारे में, संसद भवन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, एक बार इसको देख सकते हैं कि नया संसद भवन जो है 64,500 वर्ग मीटर का फैला होगा, जो 971 करोड़ में ये बनेगा। भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ यानी 2022 तक ये निर्माण हो जाएगा। वर्ष 2022 में संसद के दोनों सदनों की बैठक जो है यहाँ पे होगी। देश की प्रतिष्ठित कंपनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड करा रही है इस भवन का निर्माण। और सबसे अधिक इम्पोर्टेंट वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है आपसे कि इस भवन का जो है डिजाइन कौन तैयार कर रहा है, तो डिजाइन तैयार कर रहा है बिमल पटेल। ये नाम याद रख लेना, वनडे एग्जाम वगैरह में पूछ सकता है कि हमारे देश का नया संसद भवन उसका डिजाइन कौन तैयार कर रहा है, तो विमल पटेल। एक बार इसको भी देख सकते हैं, लेकिन देखो इससे अधिक इम्पॉर्टेंट आपके लिए है कि आसियान के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि आसियान के साथ क्या भारत का संबंध है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और एक बार इसको भी आप पढ़ सकते हैं, चीन को नसीहत दी है हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने, ठीक है। तो एक बार इसको इस रूप में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखो वायुसेना के ने सैन्य सहयोग बढ़ाने को जापानी जनरल से की बात, राइट। अब देखो यहाँ 2-3 बातों का आपको ध्यान होना चाहिए। वायुसेना, जापान के वायुसेना प्रमुख जो है वो भारत आए हुए हैं और दोनों देश के बीच में रक्षा सहयोग की बात चल रही है। अब देखो गौर करने वाली बात यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध तक यानी 1945 तक जापान जो है मिलिट्री पावर हुआ करता था, विश्व का मिलिट्री पावर था जापान। जापान ने रशिया को हराया था 1945 से पहले, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस समय में जापान पे अमेरिका ने बम गिराया, उसके बाद जापान मिलिट्री पावर नहीं रही। जापान ने अपना पूरा अधिकार या पूरा जो रक्षा करने की शक्ति है वो सौंप दिया अमेरिका को। यानी अब जो है जापान कह सकते हो आर्थिक पावर है, इकोनॉमिक पावर जापान बिल्कुल है। जापान के पास बहुत पैसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जापान विश्व का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है, तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अमेरिका और चीन के बाद सबसे बड़ा इकोनॉमी जापान है। लेकिन जापान मिलिट्री पावर नहीं है, राइट। तो मिलिट्री पावर नहीं है तो क्या होता है, मिलिट्री पावर नहीं है तो जापान ने अपने रक्षा की जिम्मेदारी दिया है अमेरिका को। तो जापान की जो रक्षा है वो अमेरिका करता है। अमेरिका का फौज जापान में रहता है, जापान में तैयार रहता है। अमेरिका की नौसेना जापान में तैयार रहती है। तो इसके बदले में प्रत्येक वर्ष जापान को अमेरिका जो है जापान अमेरिका को जो है अरबों डॉलर देता है, लगभग 8 बिलियन डॉलर। 8 बिलियन डॉलर प्रत्येक वर्ष जापान अमेरिका को इसलिए देता है कि अमेरिका जापान की रक्षा करे। 8 बिलियन डॉलर काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। 1 बिलियन डॉलर में लगभग 7500 करोड़ होते हैं। तो 8 बिलियन डॉलर में समझ लो कितना होगा। अब देखो भारत की जरूर कोशिश है कि अमेरिका को पैसा दे रहा है जापान, क्यों, क्योंकि उसकी रक्षा करें। तो भारत की यह भी कोशिश है कि भारत भी जापान की रक्षा करे और बदले में जापान भारत को पैसा दे, और प्रत्यक्ष तौर पर निश्चित तौर पे भारत की यह कोशिश होगी। तो इस न्यूज़ को आप इस तौर पे भी देखने का कोशिश करें और आपको ये बात जानकारी होना चाहिए कि जापान मिलिट्री पावर नहीं है, जापान की रक्षा की जिम्मेदारी है अभी भी अमेरिका की। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो मुझे डिस्कस करना है और एडिटोरियल पेज पे मैं किसान बिल जो है उसको लेकर के डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। डेली मैं सोच रहा था एक स्पेशल वीडियो बनाया जाए इस पर, लेकिन मुझे समय नहीं मिल रहा इसलिए मैंने स्पेशल वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आज मैं एक डिटेल से डिस्कस वहाँ कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे मुझे बस एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना है और आपको ये समझना होगा कि आप जो नोट बनाए तो कैसे बनाए, राइट। एक जो बिल पारित किया गया, 3 बिल में सरकार ने जो 3 बिल पारित किया है उसमें एक बिल है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, राइट। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। तो
तो सरकार ने जो 3 बिल पारित किया है, सरकार ने जो 3 एक्ट लाया है, उसमें एक है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में संशोधन, यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन। अब देखो इसमें संशोधन का क्या मकसद होता है। इसमें जो संशोधन का मकसद था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया, तो इसके माध्यम से जो है अब जो व्यापारी वर्ग हैं वो अधिक से अधिक स्टोर कर सकेंगे। अगर युद्ध का समय नहीं हो, आपातकाल का समय नहीं हो, तो व्यापारी वर्ग मान लो प्याज है, तो एक पहले क्या था कि एक लिमिट मात्रा तक ही स्टोर कर सकता था, लेकिन इस संशोधन के बाद जो है जितना चाहे व्यापारी वर्ग उतना जो है प्याज को स्टोर करके रख सकता है, आलू को स्टोर करके रख सकता है, धान को स्टोर करके रख सकता है, गेहूं को स्टोर करके रख सकता है। एक तरह से कह सकते हो भंडारण का जो क्षेत्र है, भंडारण के क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर की भूमिका बढ़ जाएगी, राइट। भंडारण के क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर यानी भंडारण के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनी की भूमिका बढ़ जाएगी ये जो संशोधन होने से। अब देखो ये जरूरी क्यों था, तो जरूरी इसलिए था क्योंकि यहाँ पे देखो पहले ये तो संस्था का नाम याद होना चाहिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, राइट, IARI। तो IARI का कहना है कि 10% जो है अनाज, प्रत्येक वर्ष 10% अनाज और 40% फल और सब्जियां का भंडारण नहीं होने के कारण नष्ट होता है, राइट। तो प्राइवेट प्लेयर आएगा तो वो अधिक से अधिक कोल्ड स्टोरेज बनाएगा, वहाँ पे खाद्यान्न अधिक से अधिक स्टोर हो पाएगा। तो ये जो नष्ट होता था 10% अनाज और ये जो 40% फल और सब्जी नष्ट होता था वो नष्ट होने से बचेगा। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो जब भी आप मेंस में लिखें तो आप इस संस्था को रेगुलेट करें, इस संस्था का नाम जरूर लिखें कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुसार आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम जो सरकार ने किया है उसका एक प्लस पॉइंट है, उसका बेनिफिट यह है कि इससे 10% अनाज और 40% फल और सब्जी जो प्रत्येक वर्ष नष्ट होते थे, लगभग 80,000 करोड़ रुपए जिसकी कीमत होती थी वो अब बच पाएगा, राइट। तो इस तरह से जब आप डाटा के साथ लिखते हैं, मान लो ये कौन कह रहा है कि 10% अनाज और 40% फल और सब्जी बचेगी, लगभग 80,000 करोड़ का सरकार को बेनिफिट होगा, ये कहना है IARI यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का। तो ये नाम लिख, बाकायदा नाम लिख के कोट करें कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुसार 10% खाद्यान्न और 40% फल और सब्जी प्रत्येक वर्ष बच पाएगा, लगभग 80,000 करोड़ का सामान जो नष्ट हो जाता था भंडारण के कारण वो बच पाएगा। तो इस तरह से अपने नोट में इस तरह से जब कोई पॉइंट आपको मिलता है तो उस पॉइंट को अपने नोट में आप समराइज करने का कोशिश करें, राइट। पेपर पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा आपको यही है। देखो NRC, असम NRC की सूची अंतिम नहीं, 48 अयोग्य नाम दस्तावेज से हटेंगे। सबसे पहले तो ये जानकारी आपको होना चाहिए कि NRC क्या है, मैं बता दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले ये जानो आप कि NRC का जो लिस्ट प्रकाशित किया गया है वो प्रकाशित किया गया है 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को NRC का लिस्ट प्रकाशित किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस लिस्ट को प्रकाशित किया गया, ठीक है। अब देखो NRC में लगभग 19 लाख लोगों को NRC से बाहर रखा गया। तो थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, बाकी डिटेल से बाद में हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या सकारात्मक पॉइंट है, क्या इसका नकारात्मक पॉइंट है। देखो NRC मतलब होता है नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर्ड या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर हिंदी में इसको कहते हैं। इसकी स्थापना 1951 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे इसकी स्थापना 1951 में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि जो हम पूर्वी पाकिस्तान था, जो वर्तमान का बांग्लादेश है, पहले उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। जब हमारे देश का विभाजन हुआ था 1947 में, तो वहाँ से पूर्वी पाकिस्तान से कई लोग असम के क्षेत्र में आके बस गए, राइट। तो अब भारत का नागरिक कौन हो और बांग्लादेश का नागरिक कौन हो, हमारे देश का नागरिक कौन है और विदेशी कौन है, इसको जानकारी के लिए, एग्जैक्ट डाटा के लिए एक रजिस्टर बनाया गया जिसे ही राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर कहा जाता है। यानी उस लिस्ट में अगर आपका नाम हुआ तो आप इंडिया के नागरिक हुए
और उस लिस्ट में आपका नाम नहीं हुआ तो आप इंडिया के नागरिक नहीं हुए, राइट। लेकिन बन नहीं पाया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया लेकिन ये बन नहीं पाया, कंप्लीट नहीं हो पाया। अब देखो 1971 में क्या हुआ कि बांग्लादेश का निर्माण हुआ। पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान है 1971 में वो बांग्लादेश बन गया। और बांग्लादेश बनने के बाद भी काफ़ी लोग जो है बांग्लादेश से इंडिया मूव कर रहे थे, खास करके असम के क्षेत्र में आ रहे थे। तो ऐसे कंडीशन में शरणार्थी की संख्या बढ़ रही थी। तो शरणार्थी की संख्या जब बढ़ रही थी तो असम का एक छात्र संघ है जिसे आसू कहा गया, अखिल असम छात्र संघ, राइट। इन्होंने आंदोलन करना शुरू किया। इन्होंने आंदोलन करना शुरू किया कि बांग्लादेश से काफ़ी लोग हमारे जो क्षेत्र में आगे बस गए हैं उसको बाहर निकालिए। और इसके बाद कांग्रेस सरकार थी 1985 में, राजीव गांधी की सरकार थी, और राजीव गांधी की सरकार ने असम समझौता साइन किया, असम एकॉर्ड या असम समझौता साइन किया 1985 में। और असम समझौता में एक इम्पोर्टेंट प्रोविज़न कहा गया। असम समझौता जो 1985 को हुआ था, डेट याद रख लेना, 1985 को असम समझौता हुआ था। और असम समझौता में कहा गया कि जो व्यक्ति 24 मार्च, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है 1971, जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 तक असम आ चुका है वो असम का नागरिक है, राइट। जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 के रात 12 बजे तक असम आ चुका है, भले ही वो बांग्लादेश से आया या म्यांमार से आया, कहीं से आया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 24 मार्च 1971 तक अगर वो बांग्लादेश से भारत आ चुका है या म्यांमार से भारत आ चुका है, असम आ चुका है, तो वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन 24 मार्च 1971 के बाद अगर भारत आया है, 24 मार्च 1971 के बाद अगर असम आया तो भारत का नागरिक नहीं होगा, वो शरणार्थी हो जाएगा या घुसपैठिया हो जाएगा। यानी मान लो एक व्यक्ति 24 मार्च 1971 को आया है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। और एक व्यक्ति मान लो बांग्लादेश का 25 मार्च 1971 को आया है तो वो घुसपैठिया कहलाएगा, वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। तो इसी के आधार पे इस बार जो लिस्ट प्रकाशित हुआ है एनआरसी का, इसी के आधार पे लिस्ट प्रकाशित हुआ है कि जो व्यक्ति असम समझौता के अकॉर्डिंग, जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आ चुका है वो भारत का नागरिक है। यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर में उन लोगों का नाम है जो 24 मार्च 1971 से पहले भारत आ चुका है। अब देखो 19 लाख लोग साबित नहीं कर पाए हैं कि वो 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए थे। यानी ये 19 लाख लोगों का नाम जो है नागरिकता रजिस्टर से बाहर है। यानी एक तरह से ये घुसपैठिया बन गया है। लेकिन अभी इसको ऐसा नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि सरकार इनको पूरा मौका दे रही है कि आप साबित कीजिए कि आप 24 मार्च 1971 से पहले भारत आ चुके हैं। अब देखो 24 मार्च 1971 से पहले यानी 50 वर्ष हो गया। तो एक व्यक्ति जो है, एक बच्चा, मान लो 20 साल का बच्चा है, 20 साल का बच्चा, तो उसका जन्म तो इंडिया में ही हुआ। वो बोलेगा कि 24 मार्च 1975 से 71 से पहले मेरा जन्म ही नहीं हुआ, तो मैं कैसे साबित करूं कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूं। तो उनको कहा गया है कि आप एक काम करें, अपने पिताजी का या अपने दादाजी का जन्म प्रमाण पत्र या वो प्रमाण पत्र लाएं कि जिससे साबित हो कि आपके पिताजी या आपके दादाजी 24 मार्च 1971 से पहले भारत के निवासी थे, राइट। तो इस तरह से राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर्ड बना है। तो ये बेसिक पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया। हाँ, इसमें कई पॉइंट है कि इसका क्या पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, मेंस पर्सपेक्टिव से फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिक जानकारी जरूर आपको होना चाहिए। यूपीएससी हमेशा आपको बेसिक जानकारी में फंसाएगा। देखो बर्फ गिरा है और कई बार वनडे एग्जाम वगैरह में पूछता है कि लाहुत स्फीति, तो लाहुत घाटी या स्फीति घाटी कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो याद रखना लाहुत स्पीति घाटी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। देखो ये भी वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है कि तेलंगाना में सीआरपीएफ का दिव्यांग रजिस्ट्रेशन केंद्र शुरू हुआ, राइट। वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सीआरपीएफ का दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र
दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र कहाँ पे शुरू हुआ है? तेलंगाना में शुरू हुआ। अब देखो 36 खाद्य जांच प्रयोगशाला के लाइसेंस किए गए रद्द। सबका नाम याद करना बहुत ज़रूरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका। देखो एक संस्था है जो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, और यूपीएससी बैक टू बैक लगातार 2 वर्ष इस संस्था से क्वेश्चन पूछी है। ये संस्था है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, FSSI। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। देखो FSSI इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप जाना कोई भी सामान खरीदना, आप कोई भी बिस्कुट खरीदो या कोई भी सामान खरीदो, आप देखोगे वहाँ पे FSSAI का लोगो पक्का होता है उस सामान पे। यानी ये क्या करता है कि गुणवत्ता की जांच करता है, राइट। तो इसके लिए जो एक्ट आया था, एक्ट का नाम याद रख लेना, ये जो बना था, ये बना था खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत इसकी स्थापना, इसका गठन किया गया है। 1 अगस्त 2011 को केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, पैकेजिंग और लेबलिंग के तहत इसको अधिसूचित किया, राइट। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आता है परिवार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत। यानी FSSAI किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आता है। और इसका काम बेसिकली क्या है कि गुणवत्ता को देखना। जो सामान आप दे रहे हैं, जो बिस्किट मान लो आप दे रहे हैं लोगों को, क्या वो गुणवत्तापूर्ण है या नहीं, इसको जांच करना, इसको देखना इस संस्था का काम है। ओके देखो यहाँ पे हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे इस कृषि बिल के बारे में। देखो सरकार ने 3 बिल लाए थे सरकार, जो संसद से पारित हो चुकी है और राष्ट्रपति का साइन लग चुका है। यानी ये बिल जो है अब एक्ट बन चुका है, अधिनियम बन चुका है। तो पहला जो बिल था, पहला जो एक्ट बना है वो बना है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश 2020, राइट। एक तरह से कह सकते हो कि APMC एक्ट में रिफॉर्म किया गया। क्या होता है APMC एक्ट? APMC एक्ट को मंडी एक्ट भी कहते हैं। यानी सरकार, मान लो किसान अगर कोई फसल उपजाती है, मान लेते हैं कि वो चावल उपजाई, मान लेते हैं कि वो गेहूँ उपजाई या कोई अन्य फसल उपजाई, तो उसके बाद सरकार उसको इंश्योरिटी देती है कि आप एक काम करें, आप जो फसल उपजा रहे हैं मार्केट में अगर बिक नहीं रहा है तो एक काम करें, आप जो है मंडी आ जाएं और मंडी में हमें दे दें, हम इसको परचेज कर लेंगे। हम एक न्यूनतम प्राइस आपको देंगे जिसे MSP कहा गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक न्यूनतम प्राइस देंगे और इस प्राइस से कम हम परचेज नहीं करेंगे, इस प्राइस पे हम आपसे परचेज करेंगे। अगर इस प्राइस से कम आपको मार्केट में मिल रहा, मान लो, राइट, इस प्राइस से कम जो है आप मान लो कहीं बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। इस प्राइस से अगर अधिक में मिल रहा है तो आप बेच सकते हैं, लेकिन इस प्राइस से कम में अगर मिल रहा है तो आप मेरे पास आ जाइए, मैं गारंटी देता हूँ, मैं इसको परचेज कर लूँगा। तो ये किसानों को कौन गारंटी दे रहा है? ये दे रहा है सरकार। MSP एक गारंटी है किसानों को सरकार के द्वारा। अब देखो किसानों को केवल राज्य सरकारों के पंजीकृत लाइसेंस धारियों को उपज बेचने की बाध्यता थी, और साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा विभिन्न APMC विधानों के कारण विभिन्न राज्यों के बीच कृषि उपज के मुक्त प्रवाह में भी बाधा बन गई थी। यानी क्या किया गया है कि पहले किसान क्या था कि किसान को अगर अपना सामान बेचना होता था तो वो मंडी में बेच सकते थे, पर्टिकुलर मंडी होता था, लेकिन अब मंडी से बाहर बेच सकते हैं। मान लो छोटा किसान है, छोटा किसान है तो वो कहीं भी बेच सकता है, उसके गांव में एक दुकान होगा वहीं पे बेच देगा। लेकिन जो बड़ा बड़ा किसान है, जो मान लो 1000 टन जो है उपज करता है, तो वैसे किसान पर्टिकुलरली मंडी में ही जाकर बेचेंगे, राइट। अब क्या किया गया है कि मंडी को हटा दिया गया APMC एक्ट के द्वारा। मंडी को हटाया नहीं गया, मंडी
की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। यानी किसान को ये फ्रीडम दिया गया है कि आप मंडी से बाहर चाहे तो मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं। किसान को ये फ्रीडम दिया गया है कि चलो ठीक है, आपको बिहार की मंडी अगर कम रेट दे रहा है तो एक काम करें कि आप हरियाणा की मंडी में बेच दें। हरियाणा की मंडी कम आपको रेट दे रहा है तो एक काम करें कि आप यूपी के मंडी में बेच दें। यूपी की मंडी आपको कम कम दाम दे रहा है तो एक काम करें कि आप पंजाब के मंडी में बेच दें। राइट, तो ये फ्रीडम किसानों को दिया गया है एपीएमसी एक्ट के द्वारा। साथ ही साथ विदेश वगैरह में भी आप चाहते हैं तो बेच सकते हैं। तो इसका लाभ क्या है? जो एपीएमसी एक्ट में सुधार किया गया है, इसका लाभ क्या है? तो इस अधिनियम के माध्यम से एक नए पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना में सहायता मिलेगी, जहां किसान और व्यापारियों को कृषि उपज की खरीद और बिक्री के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। यानी अब ना सिर्फ अपने मंडी में बेच सकते हैं, मंडी से बाहर कहीं भी चाहें बेच सकते हैं, अन्य राज्य की मंडी में बेच सकते हैं, विदेश में बेच सकते हैं, जहां बेचना चाहते हैं आप बेच सकते हैं। हाँ, लेकिन मंडी समाप्त नहीं किया गया। यह अधिनियम राज्य कृषि उपज विपणन कानून, विपणन मतलब होता है मार्केटिंग कानून के तहत अधिसूचित बाजारों के भौतिक परिसर के बाहर अवरोध मुक्त अंतर्राज्यीय और राज्यांतरित व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देगा। यानी जो एक लिमिटेशन था किसान को कि मंडी में ही जाकर बेचना है, वो मंडी से बाहर कहीं भी बेच सकता है। इस अधिनियम में कृषि क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग का भी प्रस्ताव दिया गया। ई नेम इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग क्या है? ई नेम इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी ई नेम के माध्यम से भी आप बेच सकते हैं। जैसे कि मुजफ्फरपुर का लीची जो है कहाँ बेचा गया? तो जर्मनी में गया था, उसके बाद ब्रिटेन में गया। राइट, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से ये पॉसिबल हुआ। अब देखो, बीच के बिचौलिया समाप्त हो जाएंगे, अतः ग्राहकों को सस्ता सामान मिलेगा और महंगाई कम होगी, किसानों को भी अधिक मुनाफा होगा। मंडी में अगर किसान मान लो जाता है, मान लो किसान एक ट्रैक्टर लेकर गया और ट्रैक्टर पे जो है 1000, मान लेते हैं कि 100 टन अनाज लोड है, तो ट्रैक्टर वाले को भाड़ा किसान को देना होता था। मंडी जो है डिस्टेंस में होता था, ऑन एन एवरेज मान लो कि 500 किलोमीटर के रेंज में एक मंडी होती थी भारत में। राइट, तो डिस्टेंस में अगर होता था तो मान लो ट्रैक्टर वाले को भाड़ा देना, तो ऐसे कंडीशन में मंडी में अगर पहुंच गया तो किसान फिर वापस लौट नहीं पाता था, किसान को बेचना ही बेचना है। तो क्या होता था कि एक इंटरमीडिएटर जो होता था, बीच का जो दलाल होता था, वो अधिक किसान से जो है पैसा लेता था और साथ ही साथ जो व्यापारी वर्ग है उससे भी पैसा लेता था, बीच का वो पैसा अधिक कमाता था। तो अब जो है एपीएमसी एक्ट को समाप्त कर दिया गया है, तो किसान की बाध्यता नहीं है कि वो मंडी में ही सामान बेचे। मंडी में जो घूसखोरी था, भ्रष्टाचार था, उसको भी समाप्त हो गया एक तरह से। तो ऐसे कंडीशन में किसान को जो है अब अधिक मुनाफा होगा। जो मिडलमैन अगर समाप्त हो जाता है तो किसान को भी बेनिफिट होगा और महंगाई भी कम होगी, ग्राहकों को सस्ता सामान मिलेगा। मंडी के अलावा फार्म गेट, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज इत्यादि का व्यापार बढ़ेगा और निवेश बढ़ेगा। निश्चित तौर पे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि अब कोल्ड स्टोरेज बढ़ेगा, वेयर हाउस जहाँ पे जो है कृषि सामान रखा जाता है वो भी बढ़ेगा। राइट, फार्म गेट वगैरह बढ़ेगा। किसानों को मंडी में कोई कर नहीं देना होगा और मंडी में व्याप्त करप्शन समाप्त होंगे। सरकार ने कई मंडी का निर्माण किया है, इसकी संख्या बढ़ के जो है 7700 हो गई है। 2200 छोटे हाट का उन्नयन करके इसे मंडी बनाया जा रहा है, किसान अपने उत्पाद यहाँ पे बेच सकते हैं। देश में 42,000 मंडी की ज़रूरत है, अतः प्राइवेट कंपनी को जोड़ना आवश्यक है। यानी मंडी की और ज़रूरत है, किसानों को और ऑप्शन देना चाहिए, इसलिए जो है प्राइवेट कंपनी को भी यहाँ पे लाने की ज़रूरत है। अब देखो, इसका विरोध क्यों हो रहा है? जब किसान के लिए इतना अच्छा काम सरकार कर रही है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? तो विरोध का जो सबसे बड़ा रीज़न है, जब ये एक्ट को पढ़ोगे आप तो उसमें कहीं भी एमएसपी की चर्चा नहीं की गई है। ना तो एमएसपी लगाने की चर्चा की गई और ना तो एमएसपी को हटाने की चर्चा किया गया। तो किसान जो है इस बात को लेकर के सशंकित हैं कि हो सकता है सरकार एमएसपी को समाप्त कर दे। राइट, हो सकता है सरकार एमएसपी को समाप्त कर दे। हालांकि सरकार जो है लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार है कि ना तो एमएसपी समाप्त होगा और ना ही मंडी समाप्त होगा। आप मंडी में चाहते हैं तो मंडी में ही बेचें, अपने घर के बगल की आपकी कोई मंडी है वहाँ चाहते हैं तो वहीं बेचें। लेकिन अगर आपको और ऑप्शन है बेचने का और अधिक ऑप्शन मिल जाए तो वहाँ भी आप जाकर के बेच सकते हैं। तो सरकार का एक सकारात्मक पक्ष है,
सरकार लिखित तौर पर लिखने के लिए तैयार है, लिखित देने के लिए तैयार है कि सरकार मंडी को समाप्त नहीं करने जा रही है। अब देखो, अधिकांश किसान छोटे या सीमांत कृषि भूमि के मालिक हैं। उसके पास अपनी उपज को दूर के बाजार में बेचने का परिवहन नहीं होता, उसके पास ट्रैक्टर नहीं है, उसके पास ट्रक नहीं है, मार्शली नहीं है, वो अपने सामान को कैसे दूर के बाजार में बेच पाएगा। तो इसलिए भी किसान सशक्त हैं। किसान को लग रहा है कि मंडी समाप्त हो सकता है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर कोई गौर नहीं कर रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मंडी जो है राज्य सरकार का राजस्व का एक बहुत बड़ा स्रोत है। मंडी में किसान अपना सामान बेचता है, व्यापारी उसको खरीदता है। मंडी में क्या होता है कि उससे रिवेन्यू जो कलेक्ट होता है वो रिवेन्यू राज्य सरकार को मिलता है। अब देखो, किसान अगर मंडी में सामान बेचने की बाध्यता किसान की समाप्त हो जाएगी तो ऐसे कंडीशन में राज्य सरकार को राजस्व मिलना कम हो जाएगा, राइट। तो राज्य सरकार को क्या होगा कि राजस्व का नुकसान होगा और कृषि राजस्व के विषय, अतः सभी राज्यों को इस पे निर्णय में शामिल किया जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखना कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का किसी भी राज्य ने विरोध नहीं किया, लेकिन किसान आंदोलन जो है लगातार हो रहा है देश में। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो पूरे देश भर में उसको डिस्कशन हुआ था और उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाया गया। जबकि एग्रीकल्चर रिफॉर्म सरकार कर रही है किसके लिए? किसान के लिए कर रही है, लेकिन किसानों से उन्होंने बातचीत नहीं किया। किसान से पहले बातचीत करना चाहिए, उसके बाद बिल लाना चाहिए। तो ये गलती हुई है केंद्र सरकार से। अब देखो, सरकार का पक्ष है। सरकार का पक्ष है ना तो मंडी खत्म होगी और ना ही एमएसपी खत्म होगा, राइट। सरकार लिखित आश्वासन देने के लिए भी तैयार है। कल के पेपर में आप देख लेना, मैंने वो पॉइंट हाईलाइटेड करके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया था। अब देखो, दूसरा अधिनियम जो आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 है। पहले ये था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, मूल एक्ट है 1955 का। अब इसमें संशोधन किया गया। अब देखो, कोरोना वायरस जब आया था तो उसके बाद जो है दवाई, उसके बाद किट, उसके बाद हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर, ये सबको आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल कर दिया गया था। क्या मूल मकसद है इसका? कि इसका मकसद था कि कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई कंपनी अधिक से अधिक स्टोर ना कर ले। सैनिटाइजर वो अधिक से अधिक स्टोर ना कर ले, मास्क वो अधिक से अधिक स्टोर ना कर ले। अगर कोई व्यक्ति अगर अधिक से अधिक स्टोर कर लेगा तो क्या होगा? मार्केट में उसकी मोनोपोली हो जाएगी। मान लो भारत में जितना भी सैनिटाइजर है या भारत में जितना भी मास्क बन रहा है उस पर किसी एक कंपनी का अगर अधिकार हो जाए तो क्या होगा? वो मोनोपोली कायम हो जाएगा। वो बोलेगा कि 10 रुपये की जगह हम 50 रुपये में बेचेंगे, आपको खरीदना तो खरीदो, नहीं खरीदना तो मत खरीदो। और आपातकाल के समय में इसकी ज़रूरत है, लोग खरीदेगा, 10 रुपये के सामान को 50 रुपये में खरीदेगा, राइट। तो इससे बचने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लाया गया था, जिसमें अब रिफॉर्म्स किया गया। क्या रिफॉर्म्स किया गया? कि अकाल युद्ध जैसी असामान्य परिस्थिति के कारण अत्यधिक वृद्धि तथा प्राकृतिक आपदा, देखो ये वही बात है लेकिन संशोधन में बताता हूँ क्या किया गया है। ओके, संशोधन किया गया है कि युद्ध और आपदा जैसी स्थिति को अगर छोड़ दें, युद्ध का कंडीशन नहीं हो, आपदा की कंडीशन नहीं हो, तो तिलहन, दलहन, आलू, प्याज को आवश्यक सूची से हटा दिया गया। तिलहन, दलहन, आलू, प्याज, अन्य चीज़ों को, अन्य खाद्यान्न को जो है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम से हटा दिया गया। अब देखो ये क्यों हटाया गया? तो इसमें क्या होगा कि अगर हटाया गया तो उसका लाभ क्या? पहले लाभ देखते हैं। लाभ की कृषि में निवेश बढ़ेगा, भंडारण में खास करके निवेश बढ़ेगा। यानी मान लो प्राइवेट कंपनी इस पे आएगी, प्राइवेट कंपनी मान लो आलू स्टोर करना प्राइवेट कंपनी को, तो आलू स्टोर करना तो कहाँ स्टोर करेंगे? कोल्ड स्टोरेज में। तो अधिक से अधिक कोल्ड स्टोरेज का निर्माण होगा, भंडारण क्षमता का निर्माण बढ़ेगा भारत में। और एफसीआई के अनुसार जो है प्रत्येक टन एफसीआई में जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें एमएसपी के द्वारा अगर मान लो गेहूं खरीदा जाता है तो रखा कहाँ जाता है? एफसीआई के गोदाम में। सरकार रखती है एफसीआई के गोदाम में, और एफसीआई में प्रत्येक वर्ष लाखों टन अनाज सड़ जाते हैं।
कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था आज ही कि IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 10% खाद्यान्न और 40% फल और सब्जी जो है प्रत्येक वर्ष बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में पर्याप्त भंडारण क्षमता नहीं है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन के बाद प्राइवेट कंपनी की भूमिका बढ़ जाएगी। प्राइवेट कंपनी अधिक से अधिक जो है कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करेंगे, वेयर हाउस का निर्माण करेंगे, जहाँ पे सामान रखा जाएगा, जहाँ पे खाद्यान्न रखा जाएगा, ताकि ये जो नष्ट हो रहे हैं खाद्यान्न, इस नष्ट होने से बचाया जा सके। अब देखो, कीमतों में स्थिरता आएगी और कृषि उत्पाद को नुकसान कम होगा। किसानों की फसल बर्बादी नहीं होगी और इसे व्यापारी खरीद लेंगे। यानी जो व्यापारी का फसल बर्बाद हो जाता था वो बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि किसान का फसल बर्बाद हो जाता था, अब बर्बाद नहीं होगा क्योंकि अब इसे व्यापारी खरीद लेंगे। अब देखो इसका हानि क्या है। हानि वही है मोनोपोली। मान लो एक कंपनी को TCS मान लेते हैं, पूरे भारत का आलू खरीद ले। जो आलू 10 रुपये में है वो चाहे तो उस आलू को 50 रुपये पर किलो दे सकती है। तो मार्केट में मोनोपोली कायम हो सकती है। सबसे बड़ा जो दिक्कत है, सबसे बड़ा जो किसानों को भय है कि मार्केट में किसी एक कंपनी का मोनोपोली कायम ना हो, राइट। अब देखो तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसे कहा गया अंग्रेजी में इसे पूरा जो इसके लिए जो एक्ट आया उस एक्ट का नाम है मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा अधिनियम 2020। ये किसानों को बगैर किसी शोषण के भय प्रसंस्करणकर्ता, थोक विक्रेता, बड़े खुदरा व्यापारियों, निर्यातकों के साथ जुड़ने में सक्षम बनाता है। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? आलू देखा होगा ना आपने, आलू खेत में, तो आलू के किसान, आलू की ज़रूरत कहाँ होती है? चिप्स बनाने में। लेज का चिप्स खाते हो आप, तो लेज का जो चिप्स खाते हो उसके लिए ज़रूरत होता है आलू का। मान लेते हैं लेज की कंपनी ने डायरेक्ट किसान से कंसल्ट किया कि एक काम करो, आपको हम आलू देते हैं, आपको हम बीज देते हैं, आपको हम जो है यूरिया वगैरह देते हैं, आप आलू उपजाओ अपने खेत में और जितना आलू होगा हम परचेज कर लेंगे। तो जब किसान और कंपनी के बीच में इस तरह का समझौता हो जाए तो उसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब देखो इसके माध्यम से किसान प्रत्यक्ष रूप से विपणन से जुड़ेंगे, यानी किसान की भूमिका अब डायरेक्टली मार्केटिंग तक पहुंच जाएगी, जिसमें मध्यस्थों की भूमिका समाप्त हो जाएगी, जो मिडिलमैन है उसकी भूमिका समाप्त हो जाएगी। यानी किसान से डायरेक्टली जो है, मान लो किसान से डायरेक्टली कंपनी आलू खरीदता है और उसका डायरेक्टली चिप्स बना देता है, तो जितना बीच में मिडिलमैन है वो समाप्त होगा। तो इससे अधिक से अधिक फायदा किसानों को मिलेगा। कृषि उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचाने हेतु आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण और कृषि अवसंरचना के विकास में निजी क्षेत्र को निवेश को बढ़ावा मिलेगा। और मान लेते हैं विवाद होता है, मान लेते हैं किसान और कंपनी के बीच में विवाद होता है, तो SDM के पास शक्ति होगी कि 30 दिनों के भीतर उसका समाधान करें। कृषि उत्पाद खरीदने के लिए 3 दिनों के भीतर किसानों को भुगतान तय देना होगा। ये जो कंपनी खरीदेगी, आलू खरीदेगी किसान से, उसे 3 दिन के अंदर भुगतान करना होगा। मैं आलू एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेकिन कृषि समझौता में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ आलू नहीं होता है, धान भी हो सकता है, गेहूँ भी हो सकता है, चावल भी हो सकता है, टमाटर भी हो सकता है, अन्य चीज़ें हो सकती हैं। अब देखो इसका लाभ क्या होगा। इसका लाभ होगा छोटे किसानों को, खास करके जो 5 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, 86% किसानों को उसको लाभ होगा। यानी वो भी डायरेक्टली अब मार्केटिंग से जुड़ पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी होता रहा है, ऐसा नहीं कि ये नया टर्म है, लेकिन बड़े किसानों को सिर्फ इसका फ़ायदा मिलता था, छोटे किसानों को अब इससे फ़ायदा मिलेगा। अब देखो कृषि में क्या होगा। मान लो कंपनी को आलू चाहिए तो अच्छा आलू चाहेगा, ऐसे कंडीशन में जो बीज देगा वो अच्छा से रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया हुआ बीज देगा, राइट। तो इससे क्या होगा, कृषि में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा, किसान को नियमित भुगतान मिलेगा, खेत में परिवहन सुविधा मिलेगी। यानी खेत से ही जो है कंपनी क्या करेगा, खेत में ट्रक भेज देगा और वहीं से आलू मंगा लेगा अपने गोदाम पे। किसान को संशय समाप्त हो जाएगी। यानी किसान जो फसल उपजाता है उसके सबसे अधिक संशय होता है कि उसका फसल बिकेगा या नहीं बिकेगा।
तो अब क्या होगा कि किसान अगर फसल उपजा रहा है तो किसान को पता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम साइन कर लिए, ये कंपनी हमारी सामान खरीदेगी, राइट। अब देखो हानि क्या होगा, हानि होगा किसान का पक्ष कमजोर होगा, राइट। क्यों? क्योंकि किसान पढ़ा लिखा कम है, कंपनी के पास एक से वकील हैं, किसानों के पास वकील नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में किसान का जो है पक्ष कमज़ोर होगा, और ख़ास करके छोटे किसान जो हैं उसका पक्ष अधिक कमज़ोर होगा। बड़े जो किसान हैं, उसके पास मान लो हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन है, उसके पास वकील होता है, लेकिन छोटे किसान के पास वकील नहीं होता, उसका पक्ष अधिक कमज़ोर होगा। विवाद की स्थिति में लाभ किसको मिलेगा? तो किसान को लाभ, व्यापारी को लाभ मिलेगा। अनुबंध कृषि में किसान तथा कॉरपोरेट के मध्य समझौता करने की शक्ति से संबंधित है। इसमें एक किसान अपनी पैदा के लिए उचित मूल्य तय करने में कॉरपोरेट और बड़े व्यापारी प्रायोजकों के साथ समझौता करने में पर्याप्त रूप से असक्षम है। यानी कितना रेट होना चाहिए, किसान और कंपनी के बीच में कितना रेट होना चाहिए, इस रेट को तय करने में किसान का पक्ष कमज़ोर होगा, राइट। कंपनी जितना चाहेगी उतना किसान को दे देगी। तो ये सब एक अंदेशा लगाया जा रहा है, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन इस तरह का अंदेशा लगाया जा रहा है, राइट। चलो कोशिश किया है मैंने आपको, किसान का जो बिल आया है, किसान का जो एक्ट बना है, उस एक्ट को लेकर के देश भर में आंदोलन चल रहा है, उसको डिटेल से हम डिस्कस करें। तीनों ही एक्ट को हमने डिटेल से डिस्कस किया है आपके साथ, बाकी इसको एक बार पढ़ लेना। देखो जम्मू कश्मीर में एक वर्ष में, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के एब्रोगेशन के बाद एक साल में क्या बदलाव हुआ है, उसमें कुछ पॉइंट यहाँ दिया हुआ, तो एक बार पढ़ सकते हैं इसको। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूँ, जब आपको लिखना हो कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, तो उसको 2-3 फ़ायदा आप कह सकते हो। एक कह सकते हो कि जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकाय का चुनाव पहली बार हो रहा है। दूसरा फायदा कह सकते हो कि जो 70 वर्ष से जो शरणार्थी आए हुए थे पाकिस्तान के, जो गोरखा कम्युनिटी थी, जो वाल्मीकि समुदाय था, जो 70 वर्ष से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, ये लोग वोटिंग राइट इसके पास नहीं था, ये लोग जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं थे, 70 वर्ष से एक जगह रहते थे। आप सोच के देखो, एक व्यक्ति 70 वर्ष से किसी पर्टिकुलर जगह पर रह रहा है, लेकिन उसे वोटिंग राइट नहीं मिला है, वो उस राज्य का नागरिक नहीं था, राइट। तो अब ये लोग भी मतदान किए हैं। बाकी इसको पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है, ऑलरेडी इस पॉइंट पे पहले हमने डिस्कस किया है। ओके 40 मिनट हो गया। देखो वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ आपसे। हालांकि ये न्यूज़ जो है, ये जो एडिटोरियल अगर आप पढ़ोगे तो इसका अलग टॉपिक है। ये टॉपिक जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि एलोपैथिक डॉक्टर और आयुर्वेदिक डॉक्टर, जो हमारे नॉर्मल डॉक्टर होते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर हम उसे कहते हैं, और जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर को सर्जरी करने की इजाज़त दिया गया है सरकार के द्वारा। अब आयुर्वेदिक डॉक्टर भी सर्जरी करना शुरू करने वाले हैं या कर सकते हैं। तो उसको लेकर के जो एलोपैथिक डॉक्टर है वो लोग हड़ताल करने वाले हैं, राइट। तो उसी को लेकर के ये एडिटोरियल दिया हुआ। लेकिन चूंकि ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा मुझे, वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी, तो इसी पे हम डिस्कस करते हैं। देखो वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी, इसको एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली भी कहते हैं, इसको राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन भी कहा जा सकता है। क्या होता है यह मिशन? राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन क्या होता है? जैसे मान लो आपके पास क्या है, आधार कार्ड है, तो अगर मान लो आधार कार्ड आप ले जाओगे किसी कंपनी के पास, तो कंपनी अगर आपके आधार कार्ड के माध्यम से सारा चीज़ एक्सेस कर सकती है, आपका हर एक डाटा एक्सेस कर सकती है। तो उसी तरह से क्या हुआ कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत एक आईडी दिया जाएगा आपको, आईडी मान लो एक दिया जाएगा, और ये आईडी पे जो है आपके हर एक रिकॉर्ड रहेगा आपके मेडिकल से संबंधित। आपने 5 वर्ष पहले किस डॉक्टर से दिखाया था, आपके डॉक्टर ने क्या रिकमेंडेशन दिया था, आपको कौन कौन सा कब कब आपने ब्लड चेक करवाया था और उस ब्लड में क्या क्या रिपोर्ट आया था, राइट। तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड होगा आपके आईडी पे, मतलब एक कार्ड मिलेगा
उस कार्ड को जो है अपने लैपटॉप पे एक्सेस करके डॉक्टर चेक कर लेंगे कि ये व्यक्ति ने कब क्या क्या दिखाया, किस किस डॉक्टर से दिखाया और उस डॉक्टर ने क्या इसको प्रिस्क्राइब किया, राइट। अब देखो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य आईडी प्रणाली की भी चर्चा की जा रही है, जिसमें रोगी अपने डेटा को अस्पतालों और डॉक्टरों के बीच में डिजिटल रूप से साझा कर सकते हैं। अब देखो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली नेशनल हेल्थ आईडी सिस्टम प्रत्येक रोगी को अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराएगा, जो उससे प्रारंभ में एक हेल्थ आईडी कार्ड होगा। जो मैंने आपको कहा कि एक हेल्थ आईडी कार्ड मिलेगा। अगर मान लो आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो तो वो बोलेगा कि एक काम करो, आप मुझे कागज़ मत दिखाओ, आप मुझे अपना आईडी कार्ड दिखाओ। वो आईडी कार्ड दिखेगा, आईडी नंबर वो अपने कंप्यूटर पर डालेगा और आपका सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। फिर मान लो उस डॉक्टर को अगर कुछ प्रिस्क्राइब करना होगा, बताना होगा कि आपको क्या रोग है, तो वो वहीं पे जो है लिख देगा, राइट। वो वहीं पे सिस्टम में आपका जो पॉइंट है उसी पॉइंट में ऐड कर देगा और वो एक तरह से कहीं ना कहीं आपके आईडी पे फिट हो जाएगा, राइट। जो अपडेट करना होगा वो आपके आईडी पे अपडेट कर देगा वो। इसी तरह से मान लो आप कहीं किसी पैथोलॉजी में जाते हो, जांच करवाते हो, तो वो आपको आईडी लेगा, वो आपको पेपर नहीं देगा, वो आपको आईडी लेगा और आईडी पे ही आपका सारा डाटा अपडेट कर देगा। तो इसी सिस्टम को कहा गया वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी कहा गया। इसी सिस्टम को कहा गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य आईडी प्रणाली कहा गया। अब देखो, इसको लेकर के नीति आयोग के सदस्य जो है डॉक्टर वी.के. पॉल की अध्यक्षता में गठित समिति इस पे काम कर रही है। इसका सकारात्मक संदर्भ क्या होगा कि ईज ऑफ ट्रीटमेंट होगा, डॉक्टर की बेहतर डाटा होगी, वन नेशन वन आईडी कार्ड अवेलेबल होगा, डॉक्टर और हॉस्पिटल का डाटा अवेलेबल होगा, अस्पताल तक पहुंच होगा और पेपर बचेगा। पेपर बचेगा, जो पेपर यूज करते हैं वो बचेगा, जिससे क्या होगा कि पर्यावरण सुरक्षा होगा। क्योंकि पेपर बनता है पेड़ से, पेड़ काटना होता है पेपर के लिए, तो पेपर का यूज कम होगा, जिससे पर्यावरण सुरक्षित होगा। अब देखो, इसका चुनौती क्या है। सबसे पहला चुनौती है कि पेशेंट का प्राइवेसी, क्या पेशेंट की प्राइवेसी सिक्योर रहेगी या नहीं रहेगी। दूसरा जो है इसकी चुनौती है कि ब्रिटेन में इस तरह का सर्विस पहले यूज किया गया था जो फेल साबित हुआ। और तीसरा है कि राइट टू हेल्थ हमें देना होगा। राइट टू हेल्थ जो है मौलिक अधिकार नहीं है, हमें यह भी देना होगा। तो ये तीनों इसकी चुनौती हैं। वन नेशन वन हेल्थ से थोड़ा सा हमने डिस्कस किया, बाकी इसको एक बार पढ़ लेना आप। एक बार इसको भी देख सकते हैं। देखो, 5G सेवा की शुरुआत के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी जल्द, ट्राई ने कहा है। ट्राई के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर याद होना चाहिए। देखो, जिस तरह से सेबी क्या करती है, शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का काम करती है, आरबीआई बैंकिंग को रेगुलेट करने का काम करती है, उसी तरह से ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने का काम करती है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानकारी होना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे जो है एक न्यूज़ है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में अब तक 42 करोड़ लोगों को वित्तीय सहायता दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में आपको जरूर जानकारी होना चाहिए। देखो, यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि कोरोना महामारी के दौरान बड़े शहरों से अपने मूल राज्य को लौटने वाले श्रमिकों के जीवन यापन और उसको रोजगार देने के लिए इस वर्ष जून में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की थी, राइट। ओह, कई न्यूज़ हैं आज। ठीक है, चलो, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके सामने। कई सीमेंट कंपनियों के दफ्तर पे सीसीआई ने की छापेमारी। क्या होता है सीसीआई? छापेमारी किया है कंपनी पे, अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है। सीसीआई ने छापी किया है, ये अधिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए सीसीआई आपके लिए अधिक इम्पोर्टेंट हो गई। सीसीआई को कहा जाता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इसकी स्थापना 2002 में किया गया था, राघवन समिति के रिकमेंडेशन पे। याद रख लेना, राघवन समिति के रिकमेंडेशन पे जो है सीसीआई की स्थापना किया गया। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया। 2007 में जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अपीलीय प्राधिकरण इसकी बने। इससे पहले कोई अन्य प्राधिकरण थी,
अपीलीय प्राधिकरण क्या होता है कि मान लो आप CCI के डिसीजन से संतुष्ट नहीं हैं तो आप कहाँ जा सकते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जा सकते हैं, उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, उसके डिसीजन के अगेंस्ट जा सकते हैं। तो यही याद रख लेना, इसकी अपीलीय प्राधिकरण क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है। एक अर्ध न्यायिक आयोग है जो सांविधिक प्राधिकरणों को परामर्श देता है तथा अन्य मामले में भी संबोधित करता है। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, देखो 2-3 फैक्ट है जो CCI के बारे में आपको याद होना चाहिए। पहला तो ये उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा करता है, मार्केट में कंपटीशन क्रिएट करने का काम करता है, राइट। दूसरा आपको याद होना चाहिए कि 2002 में इसकी स्थापना हुई। तीसरा ये आपको याद होना चाहिए इसके बारे में कि इसकी जो अपीलीय अथॉरिटी है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है। और सबसे महत्वपूर्ण आपको ये याद होना चाहिए कि पहले जो है इस पे एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते थे, अब इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। तो पहले ये 7 सदस्यों का एक संगठन होता था, राइट। CCI में टोटल 7 मेंबर होते थे, एक अध्यक्ष और 6 मेंबर होते थे। अप्रैल 2018 में एक अध्यक्ष और 3 मेंबर कर दिया है, यानी 4 मेंबर की ये संगठन है, राइट। एक अध्यक्ष होते हैं इसमें और 3 इसके सदस्य होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चूँकि ये अप्रैल 2018 में किया गया, रिसेंट किया गया, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा करना, व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ये सारा का सारा काम करता है कि मार्केट में प्रतिस्पर्धा बनी रहे, राइट। मार्केट में किसी कंपनी का मोनोपोली कायम ना हो, प्रतिस्पर्धा बनी रहे, इसी का काम करती है CCI। एक बार इसको भी देख सकते हैं, एक बार इसको भी आप पढ़ सकते हैं कि भारत रूस संबंध को कमजोर करने की कोशिश में अमेरिका लगा हुआ है, ऐसा रशिया का कहना है, राइट। आज ही के दिन यूनिसेफ की स्थापना हुई थी, राइट। और एक लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है कि अमेरिका के चंद्र मिशन में भारतीय मूल के राजाचारी शामिल किया गया। वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है, UPSC नहीं पूछेगा, स्टेट PCS में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आज इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, राइट। ओके, चलिए धन्यवाद।